चलो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलजी का ये जो डबल डोर का इन्वर्टर फ्रिज है, इस रेफ्रिजरेटर में कूलिंग ना होने के रीजंस क्या है। तो कूलिंग ना होने के रीजंस देखने से पहले हमें इस रेफ्रिजरेटर की स्पेसिफिकेशन के बारे में देखना है कि ये कितने लीटर का है, इसका मॉडल क्या है और स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, जो मैंने आपको सामने दिखाई है। और साथ ही ये इन्वर्टर कंप्रेसर यानी कि स्मार्ट इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, जिसके अंदर एक लीनियर कंप्रेसर यूज किया गया है। तो इस इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में किस तरह से गैस चार्जिंग की जाती है, इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाता है, प्रॉब्लम फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो कि ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर है एलजी का। तो इसमें भी कस्टमर्स की कंप्लेंट है कि कूलिंग नहीं हो रहे, तो कूलिंग ना होने के रीजंस हम लोग चेक करने वाले, साथ ही इसमें क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करके इस फ्रिज को ठीक भी करने वाले। तो ये एक ऐसा एलजी का डबल डोर का इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करके इसके बारे में इस पे काम करने के लिए चालू करेंगे। देखो, जो अभी हम रेफ्रिजरेटर देखने वाले हैं, ये इसका मॉडल नंबर है। इसके अंदर R600A गैस चार्ज किया गया है। तो इसमें अभी हम लोग धीरे धीरे सब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में भी देखने वाले हैं। इसके अंदर ये एक छोटा सा LG स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर प्रयोग किया गया है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लूप्स कंडेंसर का भी प्रयोग किया गया है। तो अभी इसमें हम धीरे धीरे देखने वाले कि कहाँ पर कुछ पाइप डैमेजेस है क्या, कोई खराबी है क्या, ये अभी हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। सबसे पहले कंप्रेसर के ऊपर जो पूरी इतनी गंदगी लगी होती है, इस मिट्टी को हमें साफ़ करना है, ताकि काम करते समय हमें कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रिज को चालू करके देखते हैं कि इसका कंप्रेसर वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंप्रेसर चलने के दौरान इसका जो डिस्चार्ज लाइन वगैरह जो होता है, ये डिस्चार्ज लाइन गर्म हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करने वाले। तो अभी हम शुरुआत में इस फ्रिज को चालू करके देखेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने फ्रिज को चालू किया गया। फ्रिज के अंदर ये सप्लाई अभी आ गई है। सप्लाई आने के बाद अभी कंप्रेसर कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पर आवाज़ करने लगेगा। तो आपको आवाज़ सुनाई देने पर समझ में आएगा कि आपका रेफ्रिजरेटर चालू है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि अपना ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर से चालू हो गया है। वही कंप्रेसर चलने के दौरान ये जो इसकी डिस्चार्ज लाइन है, इस डिस्चार्ज लाइन को कुछ समय बाद छू के देखना है कि ये डिस्चार्ज लाइन गर्म हो रही कि नहीं। अगर ये डिस्चार्ज लाइन गर्म हो रही है तो समझ जाना है कि इसके अंदर गैस है, फिर चोकअप के वगैरह प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर ये जो डिस्चार्ज लाइन है, कंप्रेसर चलने के दौरान भी अगर ये डिस्चार्ज लाइन गर्म नहीं होती, इसका मतलब है कि फ्रिज में गैस लीकेज है। तो एक गैस कहाँ से लीकेज है, फिर लीकेज हमें ढूंढना है। तो लीकेज ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रे के अंदर देखना है कि कहाँ पर ऑयल वगैरह कुछ दिखाई देता है क्या। इसके साथ साथ इसके जितने भी जॉइंट्स है, सभी जॉइंट्स के ऊपर हम देखने वाले। कंप्रेसर के सभी जॉइंट्स के ऊपर देखना है कहाँ पर लीकेज है क्या। जहाँ पर लीकेज होगा वहाँ पर वो भाग पूरा ऑयली दिखेगा आपको। तो इस तरह से हमने इसके सक्शन लाइन के जॉइंट्स को भी अभी चेक करना है। ये जो इतनी सारी डस्ट दिखाई देती है, पूरी मिट्टी को पहले हम सबसे पहले यहाँ से बाहर निकालेंगे। इस ट्रे में मिट्टी यानी कि नमक का पानी होने के कारण ये पूरी तरह से क्षार आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर लीकेज होना निश्चित है। इसके साथ साथ अगर आप ये पाइप देख रहे हो, कंडेंसर का आउटलेट का पाइप, इस आउटलेट के पाइप के ऊपर भी पूरी तरह से रस्ट जमा हुआ है, मतलब यहाँ से भी लीकेज हो सकता है। तो लीकेज होने की स्थिति में हमें क्या करना है, अगर कभी भी इस वाटर ट्रे के अंदर या कंडेंसर ट्रे के अंदर लीकेज मिलता है, तो उस वक्त हमें इसमें सेपरेटली एक अलग से कंडेंसर इंस्टॉलेशन करना ज़रूरी है। तो अगर आपने कंडेंसर लगाए बिना इसके अंदर गैस चार्जिंग किया, तो कंप्रेसर में और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पानी होने के कारण वहाँ पर मॉइस्चर उत्पन्न होगा, जो कि आपके फ्रिज में कभी कूलिंग नहीं करेगा। तो इन धोखे से बचने के लिए हमें इस फ्रिज में एक अलग से कंडेंसर लगाना अभी ज़रूरी है। तो अभी हम इस फ्रिज में एक अलग से सेपरेट कंडेंसर लगाएंगे। चलो, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये जो कंप्रेसर के ऊपर जितनी भी पूरी मिट्टी है, इस मिट्टी को हमें पहले यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ से पूरी मिट्टी को बाहर निकालेंगे। एक साफ कपड़ा लेना है और ये सब मिट्टी निकालते समय आपके मुंह पे फेस मास्क लगाना है, ताकि ये मिट्टी आपके नाक में मुंह में ना जाए, नहीं तो आपको सर्दी खांसी जुकाम होना निश्चिंत है। तो काम करते समय आपको सेफ्टी लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो यहाँ पर फिल्टर ड्रायर आप देख रहे हो, इस फिल्टर ड्रायर को भी कभी भी गैस चार्जिंग करते समय निकाल के इसकी जगह भी दूसरा नया ड्रायर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फ्रिज में कूलिंग की प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। इस तरह से अभी हमने कंप्रेसर को अच्छी तरह से साफ़ किया। इसके जितने भी जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को भी
कपड़ा मार के अच्छी तरह से साफ़ करके लेंगे। अभी सबसे पहले स्ट्रिपर या नोज प्लायर लेकर इसकी जो कैपिलरी होती है इस कैपिलरी टिप को यहाँ से अलग करना है। देखो, अगर इसके अंदर गैस होता तो गैस निकलने का आपको कुछ आवाज़ सुनाई देता। अब इसके अंदर गैस ही नहीं है तो कूलिंग कैसे होगी, क्योंकि इसके अंदर का गैस लीकेज हो गया। तो अभी लीकेज होने की स्थिति में हम इसके अंदर नया कंडेंसर इंस्टॉलेशन करेंगे और साथ ही साथ इसमें गैस चार्जिंग भी करेंगे। शुरुआत में जैसे बताया कि गैस चार्जिंग करने से पहले हमें यहाँ से ड्रायर को हटाना है। तो ड्रायर को हटाने के लिए यहाँ से जो इसका क्लिप है इस क्लिप को निकालेंगे। ये सेफ्टी के लिए लगी होती है। जब आपका फ्रिज चलते रहता है तो उस वक्त वाइब्रेशन होते रहता है, और वाइब्रेशन होने की स्थिति में ये जो इसके जो भी जॉइंट्स होते हैं इस जॉइंट से गैसेस लीकेज होने की संभावना होती है। तो वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए सेफ्टी क्लिप दी जाती है। तो कभी भी आप जब काम करो तो काम होने के बाद यहाँ पर सेफ्टी क्लिप लगाना ना भूलें। प्लायर लिया, प्लायर से कंडेंसर का जो आउटलेट है इस आउटलेट को हमने पिंच करके कट किया। देखो, यहाँ से अभी ये फ़िल्टर को आपने अलग किया। इसकी जगह पे हम इसके अंदर नया फ़िल्टर लगाएंगे। जो हमने फ़िल्टर लाया है वो भी R134A और R600A, ये दोनों गैसेस के लिए उपयुक्त हैं। तो कभी भी मार्केट में से एक अच्छे क्वालिटी का ही फ़िल्टर यूज़ करें। ये सब फिटिंग होने के बाद अभी हमें क्या करना है, तो ये जो कंडेंसर ट्रे का जो मतलब डिस्चार्ज लाइन जो है कंडेंसर का जो ट्रे के अंदर है, इस ट्रे को इस लाइन को भी यहाँ से कट करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो ट्रे है इस ट्रे को सिस्टम से अलग करके सिस्टम की भी पहले सफाई करेंगे, इस ट्रे को भी साफ़ करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ से इस पाइप को पिंच करके कट किया, थोड़ा हार्ड है। फिर उसके बाद सेम ये जो लाइन है इस लाइन को भी यहाँ से दबा के कट करना है। ये जो ड्रेन ट्रे का जो पाइप है ड्रेनेज पाइप, इस पाइप को भी यहाँ से अलग करना है। अभी ये जो यहाँ पर ड्रेनेज ट्रे के लिए जो स्क्रू दिया, स्क्रू को हटा के इस कॉइल को यहाँ से निकाल देना है। ट्रे का स्क्रू निकाल दिया है। अब यहाँ से कंडेंसर के पाइप को उठाओ। देखो, ये जो पाइप आपने देखा कि इसके ऊपर पूरा ये सॉल्ट है, नमक है, और ये नमक होने की वजह से इस कॉइल में लीकेज है। तो ये पाइप में रिपेयरिंग करने के बजाय बेहतर है कि सेपरेटली एक नया कंडेंसर लगा, ताकि कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपके रेफ्रिजरेटर निरंतर सालों साल चलता रहेगा। तो अभी हम इसकी जगह पे दूसरा पाइप भी इसमें फिट करेंगे। और पाइप फिट करने से पहले ये जो ट्रे है इस ट्रे को यहाँ से निकाल के साफ़ करके ही लगाएंगे। ये जो ट्रे होता है इस ट्रे को कैसे निकालेंगे, देखो, स्क्रू निकालने के बाद ये जो ट्रे होता है ना, इस ट्रे बॉडी के अंदर प्लेट के अंदर लॉक किया जाता है। तो इस ट्रे को ऐसे अपनी ओर कंप्रेसर की ओर ऐसे पुश करो और धीरे धीरे ऊपर उठाओ। अभी ये लॉक से हट गया है। अभी इस ट्रे को हम धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऊपर उठाएंगे। इस तरह से ट्रे साइड से अलग हो जाएगा। अभी ये ट्रे के अंदर आप देख रहे हो कि इतनी गंदगी है, तो अगर ये गंदा पानी नहीं निकाला तो वापस इस ट्रे के अंदर जो भी पाइप हम लगाएंगे वो ख़राब हो सकता है। तो उनसे बचने के लिए और अच्छी मात्रा में कूलिंग प्रदान करने के लिए इस ट्रे को भी हम अच्छी तरह से साफ़ करके लेंगे। अभी ट्रे को निकालने के बाद ये जो डिस्चार्ज लाइन है इस डिस्चार्ज लाइन को और चार्जिंग लाइन को हम फाइल के द्वारा या पॉलिश पेपर के द्वारा अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करेंगे, ताकि ब्रेजिंग करते समय वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से इसको फाइल से घिसा। जब कभी ज़्यादा मात्रा में कार्बन हो तो ब्रेजिंग टॉर्च से गर्म करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा बहुत क्लीन ही है, सिर्फ ऊपर का कार्बन निकालने के लिए मैं इसको पहले शुरुआत में फाइल से घिसूँगा, फिर पॉलिश पेपर से साफ़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्चार्ज लाइन है और चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग दोनों भी लाइन को हम फाइल या पॉलिश पेपर से रगड़ के साफ़ करेंगे। तो यहाँ से पाइप को मैंने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अभी साफ़ करने के बाद ये जो दोनों भी पाइप है ना, इन दोनों पाइप को ब्रेजिंग नोजल से गर्म करके यहाँ से हटाना है, ताकि इसकी जगह पर एक नया पाइप हम लगाएंगे।
एकदम लाल नहीं होते तब तक हमें पाइप को हिलाना नहीं है। अभी हम धीरे धीरे करके पाइप को पीछे की ओर खींचेंगे। इस तरह से हमने अभी ब्रेजिंग नोजल द्वारा इसके दोनों भी पाइप को यहाँ से अलग किया है। अभी ये पाइप अलग करने के बाद सेम यहाँ पर कंडेंसर का ट्रे लगाएंगे और कंडेंसर का ट्रे लगाने के बाद इसके अंदर एक सेपरेट कंडेंसेशन के लिए छोटा सा पाइप भी लगाएंगे। अभी ट्रे की इंस्टॉलेशन करने के बाद हम सबसे पहले जजमेंट लेंगे कि ये जो ट्रे का जो पाइप है, ये ट्रे का पाइप मतलब डिस्चार्ज पाइप ट्रे के ऊपर से लगभग 1 इंच ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर पाइप को ब्रेजिंग करने के लिए जाऊँ तो ये ट्रे पिघल सकता है, ट्रे जल सकता है। तो इससे पहले हमें क्या करना है कि एक पाइप को ब्रेजिंग करके लेना है। बाद में हम जो ब्रेजिंग करेंगे पाइप को, वो पाइप को इस ट्रे के अंदर लूप्स करके बाद में कंडेंसर में, सेपरेट कंडेंसर में जोड़ेंगे। तो अभी वो करने से पहले एक छोटे से 316 का पाइप, इसके अंदर 316 का पाइप लगेगा और 316 के पाइप को यहाँ पर फिट करके यानी कि ब्रेजिंग करके उस पाइप को लूप्स करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले वो करके लेते हैं। उसके बाद ये जो चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग लाइन के ऊपर एक NRV वॉल लगाना है, जो गैस चार्जिंग के लिए खास करके ये जो वॉल होता है, ये वॉल गैस चार्जिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस पिन वॉल को या NRV वॉल को हम इस चार्जिंग लाइन के ऊपर लगाएंगे। देखो अभी ये 316 के साइज़ का पाइप मैंने यहाँ पर ऐसे लूप्स करके लिया है। ये पाइप इस डिस्चार्ज लाइन में जोड़ने के बाद इस पाइप को हम इस ट्रे के अंदर ऐसे छोड़ देंगे और फिर पाइप का जो आउटलेट है, ये आउटलेट अभी हम सेपरेट जो कंडेंसर लगाएंगे उस कंडेंसर में जोड़ेंगे। तो कंडेंसर में जोड़ने के लिए कंडेंसर का पाइप भी सेम साइज़ का है और ये पाइप भी सेम साइज़ का है। तो इस पाइप के आउटलेट को बाद में हम स्वेजिंग करेंगे। फिलहाल हमें देखना है कि ये पाइप का फ़ायदा क्या होता है। ये जो ट्रे है, इस ट्रे के अंदर फ्रिज के अंदर का जब डिफ्रॉस्टिंग होने के बाद जो पानी होता है, जो फ्रिज के अंदर का जो पानी आता है, ये पानी इस ट्रे के अंदर आता है और ये पानी ट्रे के अंदर आने से और अगर पानी फ्रिज के बाहर गिरने लगा तो फिर कस्टमर गंदगी महसूस करता है। पाइप क्या करता है कि इस ट्रे के अंदर जो भी पानी रहता है उस पानी को सोखता है, मतलब जज्ब कर लेता है, सुखाता है। और वो पानी सूखने से इस पाइप के अंदर जो गैस होता है, ये गैस भी ठंडा होता है। मतलब दोनों क्रिया होती है। फ्रिज में कूलिंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है और जो पानी इस ट्रे के अंदर आता है, ये पानी भी ऑटोमेटिक सूखता है। मतलब डबल डोर फ्रिज के अंदर आपको खास करके पानी कभी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका रीज़न यही होता है। तो इस पाइप को कभी भी लगाना ना भूलें। अगर आपने इस ट्रे के अंदर के पाइप को निकाला तो उसकी जगह पे ऐसे सेम लूप्स करके कंडेंसर को, छोटे कंडेंसर को यहाँ पर लगाएं। तो अभी हम यहाँ पर इस पाइप को पहले ब्रेजिंग करके देंगे। तो ब्रेजिंग करने से पहले इस ट्रे को यहाँ से पहले हमें बाहर निकालना है। लूप्स बनाने के बाद अभी बारी आती है कि इस पाइप को डिस्चार्ज लाइन में जोड़ने की। तो लगभग 1 इंच तक इस ट्यूब को डिस्चार्ज पाइप के अंदर फिट करना है। अभी धीरे धीरे यहाँ पर ब्रेजिंग करेंगे। पाइप को ब्रेज करते समय ये जो पाइप होता है, इस पाइप को बराबर सेंटर में रखें। नोजल से निकलने वाला प्रेशर और पीछे का पतरा, इन दोनों के बीचों बीच आपका ये पाइप रहना ज़रूरी है। अभी हम धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएंगे और पाइप गर्म होने का वेट करेंगे। जैसे दोनों भी पाइप एकदम लाल बूंद हो जाएंगे, लाल भड़क हो जाएंगे, उसके बाद हम सबसे पहले एल शेप में बेंड, रॉड को एल शेप में बेंड करके सबसे पहले पीछे का जॉइंट करके लेंगे। देखो अभी में जैसे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा है वैसे प्रेशर बढ़ाना है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो हम आगे की पाइप को रहेंगे। सबसे पहले कंप्रेसर की पाइप को गर्म करना है, फिर जो हमने सेपरेट पाइप लगा उस पाइप को गर्म करना है। इस तरह से दोनों पाइप यहाँ पर लाल हो जाएंगे। दोनों पाइप एकदम लाल होते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे लाल हो जाएंगे तो उसको हल्का सा प्रेशर कम करो और सबसे पहले पीछे से ब्रेजिंग करके ले लो। इस तरह से हमने अभी डिस्चार्ज के पाइप को ब्रेजिंग करके लिया। अभी इसी स्थिति में यहाँ पर जो चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग लाइन के ऊपर एक पिन वॉल भी लगा के लेना है।
ये जो पिन वॉल होता है, ये पिन वॉल ब्रेजिंग करते समय ध्यान रखना है कि यहाँ से लीकेज ना हो। ये जो इसका कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर के ऊपर ध्यान रखना है कि कहीं पर इसमें छेद तो नहीं है। इसके साथ साथ इसको जोड़ने से पहले इसके अंदर जो वॉल होता है, पिन वॉल, इस वॉल को निकालना है। इस वॉल में छोटा सा बुश होता है, इसे गर्म करते समय अगर एक बुश जल गया तो गैस लीकेज होना निश्चित है। तो उससे बचने के लिए हमने इसके अंदर के वॉल को निकाला। अभी इस एनआरवी को इस पाइप के अंदर फिट किया। इस तरह से इसकी ब्रेजिंग करके ली। जो मैंने स्टेप्स बताए उसी स्टेप से अगर आप ब्रेजिंग करेंगे तो इसमें फिनिशिंग भी प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। तो इस तरह से अभी दोनों जॉइंट होने के बाद इसको हल्के से गीला कपड़ा लेकर उसको साफ़ करके लेना है, ठंडा करके लेना है। जो कार्बन जमा था उस कार्बन को भी निकालना है। अभी आप धीरे धीरे इस वॉल को जस्ट धीरे धीरे ऐसे कपड़े से टच करो, इसको रगड़ना नहीं है। धीरे धीरे इसको ठंडा करेंगे, कपड़े का स्पर्श, हल्का हल्का स्पर्श देकर उसको ठंडा करेंगे। उसके बाद ये जो डिस्चार्ज का पाइप था उसको भी ठंडा करेंगे, साफ़ करेंगे। देखो ये पाइप अभी यहाँ से पूरा क्लीन हो गया। जब भी ब्रेजिंग करके हो तो ब्रेजिंग करने के बाद यहाँ पर जो भी मिट्टी वगैरह रहती है, जो भी कार्बन रहता है, उस कार्बन को निकालना ना भूलें, नहीं तो वापस ये पाइप खराब होकर गैस लीकेज होना निश्चित है। धीरे धीरे कंप्रेसर के हेड के पास और कंप्रेसर के लाइन के पास सभी भाग के ऊपर गीला कपड़ा घुमा और उस भाग को ठंडा करो। इस तरह से अभी हमने इसमें एक लूप्स कंडेंसर फिट किया। अभी कंडेंसर फिटिंग करने के बाद जो ट्रे मैंने बोला था उस ट्रे को भी हम अभी इसमें फिट करके लेंगे। देखो अभी इस ट्रे को लेना है, अपनी जगह पर रख दो, ट्रे की जगह पर ट्रे सेट हो जाने दो। अभी इसके उसके लॉक में जाने के बाद इस ट्रे को फ्रिज के इस तरफ धीरे धीरे पुश करो। अभी अपनी जगह पर जाके फिट हो गया। जो स्क्रू आपने यहाँ से निकाला था उस स्क्रू को वापस उसी जगह पर फिट करो, ताकि फ्रिज चलने के दौरान ट्रे वाइब्रेशन नहीं होगा और आवाज़ भी नहीं आएगा। इस तरह से आपने यहाँ पर अभी डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन और कंडेंसर के पाइप को फिट किया। अभी धीरे धीरे इस कंडेंसर के पाइप को ना इस ट्रे के अंदर, मतलब ट्रे की ओर नीचे की ओर मोड़ना है। तो मोड़ते समय डायरेक्ट अगर मोड़ा तो यहाँ से पाइप ब्रेक हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ के रखा ताकि मेन जॉइंट पे कोई लोड ना आए। इसको एक हाथ से ऐसे पकड़ के रखा और पाइप को धीरे धीरे पुश किया। देखो अभी इस पाइप को ट्रे के अंदर रखने की ज़रूरत क्या है, तो गैस सही तरह से ठंडा होना ज़रूरी है ना। कंडेंसेशन के लिए इस ट्रे में पाइप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने अभी यहाँ पर इस पाइप को लूप्स के पोजीशन में बेंड करके सही तरह से ट्रे के अंदर फिट किया। अब ये जो मेन पाइप होता है ना, इस पाइप को भी हमें ऐसे ऊपर की ओर लेना है। तो ऊपर की ओर लेने के लिए अगर डायरेक्ट लेंगे तो यहाँ से पाइप बेंड हो जाएगा। तो जहाँ से बेंड होने की संभावना है वहाँ पर मैंने ऐसे हाथ से इसको पकड़ के रखा और इस पाइप को धीरे धीरे ऊपर की ओर ऐसे पुश किया। अभी जब आपको पाइप कम ज़्यादा डिफरेंस पे लगे तो जस्ट यहाँ से पाइप को ऐसे पकड़े रहना है और ऊपर उठाते रहना है, तो पाइप बैलेंस और लेवल हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रे के अंदर कंडेंसर को फिट किया जाता है। अभी हम फ्रिज के पीछे सेपरेट एक अलग से 12 रो का कंडेंसर लगाएंगे। देखो कंडेंसर की फिटिंग करने से पहले हमें इस कंडेंसर को इस फ्रिज के बॉडी पर रखने के बाद जहाँ पर स्क्रू लगाने उस भाग के ऊपर मार्कर से निशान लगा के रखना है। और फिर निशान लगाने के बाद सेम उसमें होल करने के लिए आपको ड्रिल मशीन की बजाय या ड्रिल मशीन की जगह पे ये पीओपी स्क्रू इस्तेमाल करके इसमें आसानी से आप छेद कर सकते हो। तो अभी हमने इस कंडेंसर को इस बॉडी के ऊपर ऐसे फिट किया, फिर यहाँ पर कुछ 4 निशान लगा के लिए और चारों निशान लगाने के बाद जहाँ पर निशान मिला है उस भाग के ऊपर इस पीओपी स्क्रू द्वारा इसमें पहले छेद करके लेंगे। फिर वहाँ पर नट स्क्रू और कुछ वाइसर लगा के इस कंडेंसर को फिट करेंगे। इस कंडेंसर को फिटिंग करने के पहले ये जो कंडेंसर के जो इनलेट और आउटलेट, ये जो दोनों भी पाइप है, इन दोनों पाइप को अच्छी तरह से साफ करके लेना है ताकि फिटिंग होने के समय में हमें इस कंडेंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब साफ करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए इसको लगाने से पहले ही हम नीचे पहले साफ करके लेंगे।
जैसे कंडेंसर फिटिंग करने के से पहले हमने यहाँ पर कुछ मार्किंग करके लिए थे, तो मार्किंग करने के बाद अभी पीओपी स्क्रू द्वारा इसमें होल कैसे करना है। देखो ये जो स्क्रू का जो नोचीला भाग है, इस नोचीले भाग को बराबर मार्किंग के ऊपर रखना है और स्क्रू ड्राइवर के पीछे या स्क्रू के ऊपर ऐसे इसको धीरे से कसना है, फिर धीरे धीरे स्क्रू को टाइट करना है। इस स्थिति में आपको ड्रिल मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अभी कंडेंसर को बॉडी में फिट करने के बाद अपने फिटिंग का प्रक्रिया देखा कि 2 स्क्रू यहाँ पर लगाएं, एक इधर लगाएं और एक स्क्रू यहाँ पर लगाएं। यहाँ पर कंट्रोलर है यानी कि सर्किट बोर्ड है, तो यहाँ पर गलती से भी छेद ना करें, नहीं तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब ये फिटिंग होने के बाद अभी ये जो कंडेंसर का जो इनलेट है, इस इनलेट को कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से जो लूप्स से जो यानी कि लूप्स कंडेंसर से जो पाइप निकलता है, यहाँ पर हमें ब्रेजिंग करना है। और ये ब्रेजिंग होने के बाद फिर कंडेंसर का जो आउटलेट है, इस आउटलेट के ऊपर एक छोटे से मतलब 3 इंच के पाइप का टुकड़ा यहाँ पर लगाएंगे, फिर उसके आगे फिल्टर लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट्स को फिट करेंगे। तो अभी सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो कंडेंसर का जो इनलेट का पाइप है, इस इनलेट के पाइप को कंडेंसर में इसे हल्का सा बेंड करके लिया। बेंड करते समय यहाँ पर इसको ऐसे पकड़े रहना है। अब ये जो आपने यहाँ पर देखा कंडेंसर के पाइप को बिल्कुल इस पाइप में ऐसे जोड़ के रखा। यहाँ पर अभी हम ब्रेजिंग करेंगे। इधर ब्रेजिंग करते समय जो कंडेंसर का जो आउटलेट का जो पाइप है, इस आउटलेट को खोल के रखेंगे ताकि जो भी गैस बनेगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये कंडेंसर जॉइंट होने के बाद कभी भी गलती से भी इस कंप्रेसर को चालू नहीं करना है, नहीं तो अगर इस कंप्रेसर में या सिस्टम में अगर ड्राई एयर सूखी हवा चली गई तो वहाँ पर मॉइस्चर उत्पन्न होगा और मॉइस्चर रहने से फिर कूलिंग होने में बहुत दिक्कत देगा। तो कभी भी ये कंप्रेसर को या इस सिस्टम को ड्राई एयर से फ्लशिंग नहीं करना चाहिए। कंडेंसर फिटिंग करने के बाद ये जो पाइप ब्रेजिंग करने की प्रक्रिया आती है, तो उस वक्त धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ाना है और दोनों भी पाइप को एकदम लाल करना है। जब दोनों पाइप लाल हो जाएंगे तो ये ऐसे फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये जो पाउडर होती है, ये पाउडर दोनों धातुओं का तापमान सेम समान कर देती है और जॉइंट करने में आसानी बना देती है। तो इस पाउडर का प्रयोग अवश्य करें, इसे फ्लक्स पाउडर कहते हैं। अभी धीरे धीरे दोनों भी पाइप एक दूसरे में फिट बैठ चुके हैं और साथ गर्म हो चुके हैं। गर्म होने के बाद देखो रॉड को मैंने हल्का सा गर्म किया, एल शेप में बेंड करके लिया। प्रेशर को हल्का सा कम करना है, ध्यान रहे कि दोनों पाइप लाल हो। उसके सामने बराबर रॉड रख के रॉड को भी हल्का सा गर्म करना है और फ्लक्स पाउडर उठाना है। फ्लक्स पाउडर उठाने के बाद जहाँ पर दोनों पाइप लाल है वहाँ पर इस फ्लक्स पाउडर को धीरे धीरे रखना है और सबसे पहले पीछे का जॉइन करके लेना है। प्रेशर को कम रखें। अभी कंडेंसर का इनलेट और आउटलेट दोनों भी पाइप जोड़ने के बाद बारी आती है फिल्टर फिट करने की। और अक्सर ये जो फिल्टर का इनलेट या आउटलेट यहाँ पर लोहे का पाइप होने की वजह से यहाँ यही से पाइप लीकेज होते रहते हैं, तो वापस यही प्रॉब्लम ना आए इसके लिए अभी हमने कंडेंसर के आउटलेट पे अलग से 3 से 4 इंच का पाइप का टुकड़ा लगा दिया। मतलब यहाँ पर कभी भी रस्टिंग ना आएगी और ना ही पाइप खराब होगा। सेम आउटलेट के पाइप पे भी ऐसे ही 2.5 से 3 इंच का पाइप का टुकड़ा लगाएंगे ताकि फिल्टर भी कभी चोकअप ना हो या कैपिलरी कभी चोकअप ना हो। इसके लिए फिल्टर के आउटलेट पे भी ऐसे ही पाइप का टुकड़ा लगाएंगे। अभी हम फिल्टर को यहाँ पर ब्रेजिंग करके लेंगे। फिल्टर जोड़ने के बाद जब फिल्टर के आउटलेट पे हम ये कॉपर पाइप का टुकड़ा लगाएंगे तो ये पाइप जोड़ने के बाद बारी आएगी इस कैपिलरी ट्यूब को जोड़ने के लिए। तो कैपिलरी ट्यूब ज्वाइन करने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी कार्बन है, इस कार्बन को पॉलिश पेपर से हटाना है या फाइल से हटाना है। फिर पाइप का ये जो पाइप है कैपिलरी ट्यूब, इसका होल हमें दिखाई दे उतना उसको क्लियर करना है। से इस कैपिलरी ट्यूब के ऊपर इस टिपर को ऐसे पूरा राउंड 360 डिग्री में इसको पूरा ऐसे राउंड घुमाएंगे। स्टिपर को हल्के हाथों से दबा के रखना है। इसके ऊपर ये निशान पड़ने के बाद जहाँ से निशान है वहाँ पर बराबर ऐसे प्लायर को पकड़े रहना है और प्लायर को अप एंड डाउन ऊपर नीचे करके इस कैपिलरी को तोड़ना है। देखो अभी इसका होल आपको दिखाई देता है। इस तरह से पाइप का होल आपको दिखाई दे, इस पे ध्यान रखना है। अभी ये पाइप को थोड़ा सा दूर करके रखेंगे और इस फिल्टर के आउटलेट पे कैपिलरी ट्यूब जॉइन एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा ज्वाइन करके लेंगे।
फिल्टर के ऊपर एक अलग से पाइप का टुकड़ा जोड़ने के बाद इस कैपिलरी टिप को हमने पहले ही ऐसे अरेंज किया है कि जैसे इसके मुंह पर इस पाइप को रखेंगे कैपिलरी को, तो अपने आप ये लगभग 2 इंच इस पाइप के अंदर जाएगी। इतना आपको पाइप को अंदर रखना ही है, इससे सिस्टम के अंदर चौकअप या मॉइस्चर रहने की संभावना नहीं होती। इसके लिए मैंने पहले उसको एडजस्ट करके रखा ताकि मुझे यहाँ पर पाइप को अलग से पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी इस पाइप को यानी कैपिलरी ट्यूब को बराबर इस पाइप के अंदर ऐसे रखना है और पकड़ के द्वारा इस पाइप के मुंह को थोड़ा सा ऐसे दबा के रहना है। अभी यहाँ पर हम ब्रेजिंग करेंगे। पाइप और कैपिलरी दोनों का भी जॉइंट फिट हो चुका है, अभी यहाँ पर ब्रेजिंग करके लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पर अभी पाइप को फिट कर दिया, कैपिलरी ट्यूब का भी ज्वाइन करके ले लिया है। अभी बारी आएगी ये जो एनआरवी लाइन है, सब चार्जिंग लाइन, इस चार्जिंग लाइन के अंदर पिन वॉल लगाना है और उसको वैक्यूम पंप द्वारा वैक्यूम करना है। तो अभी हम सबसे पहले इसका पिन वॉल लगा के लेंगे। के अंदर पिन वॉल को लगाते समय इस रबर के ऊपर अगर कोई कचरा या कार्बन है तो उसको साफ कर लेना है। फिर इस पिन वॉल को इसके अंदर लगाना है। उसके बाद ये जो कैप है, इस कैप के अंदर एक लॉक दिया गया है। इस लॉक में इस पिन वॉल को पकड़े रहना है और धीरे धीरे इसको ऐसे घुमाते जाना है। जितना हो सके उतना टाइट करते रहना है। पूरी तरह से टाइट कर दिया है। अभी इस कैप के अंदर बूश है कि नहीं उसका ध्यान देना है। अभी यहाँ पर वैक्यूम पंप का कनेक्शन करेंगे और फ्रिज को लगभग आधे घंटे तक हम वैक्यूम करेंगे। करते समय हमने क्या किया देखो, सबसे पहले इस गेज का कनेक्शन प्रॉपर करके लेना है। काम तो सभी टेक्नीशियन करते हैं, लेकिन अगर ये चार्जिंग लाइन का कनेक्शन ठीक नहीं किया तो गैस सही तरह से नहीं चढ़ेगी, ना ही कूलिंग बराबर होगी। तो सबसे पहले हमें गेज का कनेक्शन समझ के लेना है। जो एनआरवी की जो चार्जिंग लाइन होती है, ये जो हमने अभी लगाई है, इस एनआरवी के चार्जिंग लाइन को बराबर गेज के सामने वाली लाइन पे लगाना है। अभी सबसे पहले मैंने इस एनआरवी के चार्जिंग लाइन पे ये चार्जिंग लाइन को यहाँ पर टच फिट किया। सही तरह से फिट करने के बाद अभी ये जो चार्जिंग लाइन है एनआरवी से निकला हुआ, इसको गेज के सामने लगाया और जो मिडल पोर्ट है जिसको चार्जिंग पोर्ट कहा जाता है, इस चार्जिंग पोर्ट को वैक्यूम पंप पे लगाया। वैक्यूम पंप ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वैक्यूम करते समय इस डिस्चार्ज पोर्ट को यहाँ से खोल के रखें। कैप को निकालना है। अभी हमारे पास फिलहाल ये जो वैक्यूम पंप है ये डबल स्टेज का वैक्यूम पंप है। इन्वर्टर फ्रिज में गैस चार्जिंग करते समय अगर आपके पास ये वैक्यूम पंप अच्छी कंडीशन का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो उसमें वैक्यूम भी प्रॉपर हो जाता है और सही तरह से गैस चार्ज होते रहता है। तो अभी हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये जो वैक्यूम पंप लिया है, डबल स्टेज का वैक्यूम पंप लेकर वैक्यूम पंप की चार्जिंग लाइन आगे इस गेज में लगा दिए। देखो, गेज के मिडल पोर्ट में लगा दिया और गेज का जो मिडल पोर्ट है इसके सामने वाले जो वॉल है, इस वॉल को आपको बंद कर देना है। वॉल को अभी हमने फिलहाल बंद किया और गेज के सामने की चार्जिंग लाइन लगा दी है आगे आपके एनआरवी में। अभी ये सब सिस्टम जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, वॉल को ओपन किया। देखो, अभी फिलहाल ये जो गेज है लो प्रेशर गेज, इस लो प्रेशर गेज की ये जो सुई है, जो काटा है, ये 0 पे लगभग आधा घंटा मतलब 30 मिनट तक हम वैक्यूम पंप को चालू रखेंगे। उसके बाद ये जो स्केल है, ये स्केल धीरे धीरे -30 -28 इंच तक आएगी यहाँ पे। फिर हम इस गेज को यहाँ से बंद करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, इस वॉल को यहाँ से ओपन किया। वैक्यूम पंप उस गेज के वॉल को ओपन करने के बाद अभी हमें वैक्यूम पंप चालू करना है। अभी वैक्यूम पंप के बटन स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से। अभी यहाँ से वैक्यूम पंप चालू हुआ। आपको यहाँ से मॉइस्चर बाहर निकलते हुए दिखाई देगा। जो इतना मॉइस्चर इसके अंदर है, लगभग 30 मिनट तक हम इसमें वैक्यूम करेंगे। जब पूरी तरह से वैक्यूम क्लियर हो जाएगा तो वैक्यूम होने के बाद यहाँ से मॉइस्चर निकलना बंद हो जाएगा और ये जो इतना वैक्यूम पंप का आपको जो आवाज़ आ रहा है, आवाज़ भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। वैक्यूम पंप चलाते समय हमेशा एक बात में ध्यान रखना है कि इसके अंदर सही मात्रा में ऑयल हो। अगर ऑयल रहेगा तो ही आपको वैक्यूम पंप चलाना है।
अभी हमने यहाँ पर ऑयल की लेवल भी चेक की है, इसके अंदर ऑयल भी बराबर है। बिना ऑयल के अगर वैक्यूम पंप चला तो वैक्यूम पंप गर्म होकर जल जाएगा। यहाँ से मॉइस्चर अभी हल्का हल्का कम हो जाएगा। लगभग आधे घंटे तक आपको इसके अंदर वैक्यूम करना है। और ये जो स्केल है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये 0 पे थी, अभी लगभग -20 के ऊपर गई है। फिर भी हम इसको चालू ही रखेंगे, लगभग आधा घंटा तक इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि केवल लो प्रेशर गेज का वॉल ही खुला रहेगा। ये जो हाई प्रेशर गेज का जो वॉल है, ये वॉल बंद रहेगा। सही तरह से वैक्यूम करने के बाद आपने देखा कि लगभग हमने आधा घंटा इसके अंदर वैक्यूम किया, तभी ये लो प्रेशर गेज की स्केल जो सुई ये -28 इंच तक आई है, मतलब वैक्यूम हो गई है। अभी वैक्यूम होने की स्थिति में हम इस वॉल को बंद करेंगे। वॉल को बंद करने के बाद वैक्यूम पंप की सप्लाई को बंद कर देना है। तो अभी गेज को पूरी तरह से लॉक करेंगे। गेज सही तरह से लॉक किया। अभी यहाँ से वैक्यूम पंप की सप्लाई बंद करेंगे। वैक्यूम पंप की सप्लाई बंद करने के बाद लाइन को यहाँ से निकालना है। लाइन निकालें। अभी ये जो लाइन है चार्जिंग लाइन, इस लाइन को हम लगाएंगे गैस सिलेंडर पे। इस फ्रिज के अंदर ये R600A ये गैस चार्ज करनी है, जो फ्लेमेबल गैस है। इस ये गैस को चार्ज करते समय हमेशा लिक्विड शेप में इसको चार्ज करना है। और ये गैस चार्ज करते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्रिज के ऊपर जितना गैस कंपनी ने चार्ज करके दिया है, जितना लिख के दिया है, जो मेंशन करके दिया है, उतना ही गैस चार्ज करना है। लगभग 5%, 2-4-5% अगर ज़्यादा हुआ चलेगा, लेकिन एकदम ज़्यादा भी गैस इसके अंदर चार्ज ना करें। गैस चार्जिंग करने के लिए ऐसे आपको डिजिटल वेइंग स्केल का इस्तेमाल करना है, जो कांटा है ये वजन कांटे का इस्तेमाल करना है। और हमेशा गैस चार्जिंग करते समय आपको ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर को ऐसे क्रॉस रखना है, मतलब लेटा के रखना है या तो उल्टा करके रखना है। और चार्जिंग करने से पहले इस गैस सिलेंडर को ऐसे टेयर करके 0 पे सेट करें। फिलहाल मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि चार्जिंग होने के पहले हमें इसके अंदर कितनी गैस चार्ज करनी है। देखो कंपनी ने यहाँ पर इसके ऊपर लगभग रेफ्रिजरेंट R600A करके 50 ग्राम 50 ग्राम गैस लिख के दिया है। इतना गैस हमें इसके अंदर बस चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, तो वेइंग स्केल का प्रयोग किया। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ से वॉल को ओपन करना है। यहाँ से अपने वॉल को ओपन किया। अभी यहाँ से लाइन को पर्च करके ले। के लिए मैंने इस वॉल को खोला ताकि चार्जिंग लाइन के अंदर जो भी गैस है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो भी हवा है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसके वॉल को खोलें, वापस टाइट करें। इसको बोलते हैं पर्जिंग। अभी ये जो काटा है, ये जो आपने देखा, इसको टेयर करके 0 पे सेट करना है। और जितना आएगा उसमें से 50 ग्राम उसमें से लेस करना है। तो अभी मैंने इसको 0 पे सेट किया। अभी यहाँ से मैं नॉब को जैसे खोलूँगा तो वहाँ पर गेज के ऊपर मुझे 50 ग्राम गैस चार्ज करते हुए दिखाई देना है। अभी वॉल को धीरे धीरे खोलेंगे। गेज कांटे के ऊपर ध्यान रखना है कि लगभग इसमें आपको 50 ग्राम जैसे गैस दिखाई देगा, तो यहाँ से वॉल को हम बंद करेंगे। आप यहाँ पर कांटे के ऊपर ध्यान दो। अभी फ़िलहाल -20, -23 ऐसे धीरे धीरे करते करते 50 ग्राम इसमें से गैस हमें माइनस करना है, मतलब चार्ज करना है। जैसे ही 50 ग्राम यहाँ पर दिखाई देगा तो हम यहाँ से वॉल को बंद करेंगे। गेज के पास से वॉल को बंद करना है।
हमेशा वेट करके या वजन करके ही गैस चार्ज करना है। इन्वर्टर फ्रिज में यही खासियत होती है कि कंपनी ने जितना मेंशन करके दिया है उतना ही गैस चार्ज करना है। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है, वजन काटा नहीं है, तो सिंपल ये जो गैस का जो स्टैंडिंग प्रेशर है ना, ये स्टैंडिंग प्रेशर लगभग 35 डिग्री PSIG है। आप स्टैंडिंग प्रेशर देख के भी इसके अंदर गैस चार्ज कर सकते हैं। अभी हमने इसके अंदर 35 PSIG जो इसका स्टैंडिंग प्रेशर है उतना गैस चार्ज किया है। गैस चार्जिंग होने के बाद हमें यहाँ से चार्जिंग लाइन को निकाल देना है और लगभग आधे घंटे बाद फ्रिज को चालू करना है। चालू करते समय हमेशा फ्रिज को विदाउट लोड चलाएं। फ्रिज के अंदर कोई भी लोड नहीं रखना है, कोई भी सामान नहीं रखना है। अभी हम यहाँ से चार्जिंग लाइन निकालेंगे। चार्जिंग लाइन निकालने की प्रक्रिया क्या है, देखो यहाँ से इस लाइन को खींच के रखना है और इस नट को घुमाते जाना है। इस तरह से इसके अंदर गैस चार्जिंग किया जाता है। गैस चार्ज होने के बाद या लाइन निकालने के बाद इस पिन वॉल को सही तरह से टाइट करके लें। पिन वॉल टाइट हो चुकी है। अभी हम लगभग आधे घंटे बाद फ्रिज को चालू करेंगे और उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। अभी आधे घंटे बाद जब हमने फ्रिज को चालू किया, चालू करते समय अभी देखना है कि इसकी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है। धीरे धीरे हम सब चेक करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं इस स्विच को ऑन कर रहा हूँ, फ्रिज की सप्लाई को ऑन किया। अभी हमें कंप्रेसर के पास नीचे झुकना है, इसके साउंड्स को चेक करना है और सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। फ्रिज को चालू करने से पहले इसका टेम्परेचर कितना है, तो 27.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 डिग्री के आसपास है। तो जब फ्रिज चालू हो जाएगा तो लगभग इसके अंदर हमें 2 घंटे बाद इसका टेम्परेचर लगभग -20 डिग्री बताएगा। फिलहाल हम इसके अंदर 0 डिग्री की रीडिंग लेंगे और फ्रिज को वापस कुछ समय के लिए बंद करके रख देंगे। अभी फ्रिज को चालू करने के बाद लगभग 1 मिनट के बाद आपका कंप्रेसर भी चालू हो जाएगा। कंप्रेसर चालू होने के बाद कंडेंसर का ये जो डिस्चार्ज लाइन है, कंडेंसर के टेम्परेचर, फिल्टर का टेम्परेचर, सक्शन लाइन, इन सभी भागों को चेक करेंगे। और अभी कंप्रेसर चालू होने पर आप इसकी साउंड को सुन सकते हैं कि ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर शुरुआत में कम आवाज़ करता है, फिर धीरे धीरे जैसे इसमें लोड बढ़ते जाएगा ना, जैसे हीट लोड बढ़ते जाएगा, वैसे धीरे धीरे कंप्रेसर का स्पीड और आवाज़ भी बढ़ेगा। अर्थात यही स्पीड और आवाज़ बढ़ते समय आपको एक बात पे ध्यान रखना है कि ये जो इसकी डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन के ऊपर हाथ लगा के देखना है कि ये गर्म है कि नहीं है। अब ये गर्म हो रही है। अभी यही सेम हम ये जो कंडेंसर का जो इनलेट है, जो मेन लाइन, इसमें जो मेन एक इनलेट लाइन होता है, इसके ऊपर हाथ लगा के स्पर्श करके देखना है कि ये गर्म है क्या। सेम कंडीशन हम कंडेंसर के बीच वाले स्थान पे भी ऐसे लगा के चेक करेंगे, यहाँ पे भी गर्म होना चाहिए। सेम कंडेंसर के आउटलेट लाइन के ऊपर ये हल्का हल्का गर्म रहेगा। और ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर को अगर छुएंगे तो फिल्टर भी हमें हल्का सा गर्म लगेगा। मतलब ये स्टेप्स होती है कि इस तरह से आपको फ्रिज के हर एक भाग का टेम्परेचर चेक करना है। और लास्ट में हम ये जो कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन है, इस सक्शन लाइन को भी छू के देखेंगे। सक्शन लाइन भी आपको नॉर्मली ठंडी लगने लगेगी। अगर इतने स्टेप्स या इतने रिजल्ट्स आपको मिलते हैं तो समझ जाना है कि आपका गैस चार्जिंग प्रॉपर हो चुका है। अभी यही गैस चार्जिंग होने के बाद देखो, शुरुआत में जो हमने टेम्परेचर चेक किया तो इसके अंदर लगभग 26 डिग्री टेम्परेचर था, 27 डिग्री के बराबर। अभी धीरे धीरे इसका टेम्परेचर ना कम होते जा रहा है। तो इसी तरह से इसका टेम्परेचर अगले 10 मिनट तक हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने तक हम यहाँ पर रुकेंगे। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पर अगर टेम्परेचर चेक करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस के बराबर जाएगा। तो अभी हम फ्रिज को कुछ देर के लिए चालू ही रखेंगे। चलो, अभी कुछ देर यानी कि 10 मिनट रुकने के बाद हमने अभी फ्रिज का टेम्परेचर चेक किया तो -0.2 डिग्री, यह भी बढ़ती ही जाएगा। तो शुरुआत में टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, 10 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर है -0.2 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हमें लगभग लेना है। अभी कुछ मिनट बाद हम फ्रिज को बंद करेंगे। फ्रिज को बंद करने से पहले मैं वापस आपको इसके हर एक भाग का टेम्परेचर बताऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए।
शुरुआत में ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ओवरहीट ना हो उसको हाथ लगा के चेक करना है। उसके बाद ये जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन को हाथ लगा के चेक करना है ये सही तरह से गर्म है कि नहीं। आपने जो जो जॉइंट्स मारे हर एक जॉइंट्स के ऊपर हाथ लगा के देखना है कहाँ पर ऑयल है क्या नहीं। अगर ऑयल दिखाई दिया तो समझ जाए कि लीकेज है। ऑयल नहीं आना चाहिए, जैसे अभी मैं चेक कर रहा हूँ ऑयल कहीं पे भी नहीं है। फिर हर एक भाग के जॉइंट्स के ऊपर चेक करेंगे। फिल्टर जो होता है ये फिल्टर को हाथ लगा के टच करना है, ये हल्का सा गर्म रहेगा। कैपिलरी भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। और ये जो सक्शन लाइन है, आप सक्शन लाइन के ऊपर यहाँ पर देख रहे हो कि अभी सक्शन लाइन के ऊपर स्वेटिंग आ गई है। देखो यहाँ पर आपको बर्फ दिखाई देता है, ये गीलापन दिखाई देता है, अर्थात अभी इसके अंदर गैस बराबर हो चुका है। तो इस तरह से ये जो इन्वर्टर फ्रिज होता है, इस इन्वर्टर फ्रिज में गैस चार्जिंग किया जाता है। अभी ये गैस चार्जिंग होने के बाद हम फ्रीजर का टेम्परेचर भी चेक करेंगे, यानी कि फ्रीजर के डोर को ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर से फ्लो कैसे आ रहा है और टेम्परेचर की सेटिंग कैसी करनी चाहिए। देखो अभी हमने यहाँ पर चेक किया कि इसका फ्लो सही तरह से सभी जगह से फ्लो आ रहा है। हमेशा टेम्परेचर सेटिंग करते समय ये जो नॉब है, इस नॉब को 1 नंबर की ओर सेट करें, यानी कि मैक्सिमम फ्लो आपका रेफ्रिजरेटर कैबिनेट में जाएगा, यानी कि नीचे वाले भाग में जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ का टेम्परेचर अभी सेट किया। अभी हम नीचे वाले दरवाजा यानी कि नीचे के कैबिनेट का टेम्परेचर सेट करेंगे। तो यहाँ का टेम्परेचर सेट करने से पहले इसके हर एक फ्लो के ऊपर हाथ रख के चेक करना कि फ्लो बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ से फ्लो बराबर आ रहा है, टेम्परेचर बराबर 4 नंबर पे सेट किया, ये इतना ही सेट करके रखना है। इसके टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये टेम्परेचर इस तरह से सेट करने पर आपका फ्रिज निरंतर सालों साल चलता रहेगा। तो इस तरह से फ्रिज में गैस चार्जिंग की जाती है। तो अभी आपने यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि ये जो डबल डोर का फ्रिज है, इस फ्रिज में किस तरह से गैस चार्जिंग की जाती है। अभी हर एक भाग का निरीक्षण करने के बाद कंप्रेसर ओवरहीट वगैरह नहीं है, टेम्परेचर भी सही तरह से आ चुका है। अभी फ्रिज को हम लगभग 1 घंटे के लिए बंद करके रखेंगे। 1 घंटे बाद फ्रिज को चालू करना है और चालू करने के 1 घंटे बाद वापस उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सामान लोड करना है। तो इस तरह से ये जो ड्यूअल इन्वर्टर या स्मार्ट इन्वर्टर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके अंदर गैस इस तरह से चार्ज किया जाता है। हमेशा गैस चार्जिंग करने के लिए आपको वेइंग स्केल का प्रयोग करना है। कंपनी ने जितना लिख के दिया है उतना ही गैस उसके अंदर चार्ज करना है। तो इसी तरह से इन्वर्टर फ्रिज, नॉन इन्वर्टर फ्रिज या कोई अलग अलग इंटरेस्टेड वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।